हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ठोस अवस्था हम लोग कर रहे थे, काफी कुछ उसके अंदर हम लोग कर चुके थे, थोड़ा बहुत पोर्शन हमारा बाकी था, कुछ आगे तक चल चुके थे। एक बार वापस देखते हैं कहानी अब तक। कहानी अब तक क्या पढ़ चुके थे कहानी अब तक में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इसके अंदर प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या था इसके अंदर, अरे इंट्रोडक्शन के बाद वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम लोगों ने दो प्रकार से देखा था वर्गीकरण, एक तो परमाणु बंध के मध्य आधार पर, और दूसरा हम लोगों ने देखा था व्यवस्था, जिसके हम लोगों ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था इसकी कुछ विमाएं, अरे कुछ परिभाषाएं देख ली थी हम लोगों ने, एकक कोष्ठिका वगैरह, एकक कोष्ठिका, ये सब हम लोगों ने परिभाषाएं देख ली थी। चौथा पॉइंट हम लोग इसके अंदर देख रहे थे अंतःफलकीय कोण, निविड़, विमाएं वगैरह, ये सब देख ली थी। आइए आज एक नई डेफिनेशन, पैकिंग्स या फिर निविड़ संरचनाएं, निविड़ संरचनाएं, इसको आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या होती है निविड़ संरचनाएं, किन्हें कहते हैं हम लोग निविड़ संरचनाएं। निविड़ संरचनाएं क्या है कि विभिन्न अक्षों का उपयोग करके हम लोग परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं, 1D 2D 3D। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ढंग से। निविड़ संरचनाएं, तीनों अक्षों में से हम लोग कितने अक्षों का उपयोग करके परमाणु को व्यवस्थित करके हमारे 3D संरचना का निर्माण करते हैं, वो क्या बताती है, निविड़ संरचना को प्रदर्शित करती है। तीन अक्षों में से, तीन अक्षों में से उपयोगी अक्षों द्वारा परमाणुओं की व्यवस्था निविड़ संरचना को दर्शाती है। निविड़ संरचना को दर्शाती है कि तीन अक्ष में से आपने कितने अक्ष का उपयोग किया है, या फिर परमाणु 3D जालक निर्माण में उपयोगी अक्षों की संख्या उसकी निविड़ संरचना को दर्शाती है। निविड़ संरचना को दर्शाती है कैसे, यदि आपको परमाणु की व्यवस्था में, अरे कितने अक्ष हैं, तीन अक्ष होते हैं, कौन कौन से, x, y और z। अगर आपने परमाणु की व्यवस्था में केवल x लिया या y लिया या फिर z लिया तो ये क्या कहलाती है, 1D, कोई भी एक अक्ष। अगर आप x y या फिर y z या फिर z x लेते हैं तो ये क्या कहलाएगी, 2D। और अगर आप x y और z तीनों लेते हैं तो ये क्या कहलाएगी, 3D। अगर तीन में से तीनों अलग अलग ली तो 1D, 1 डायमेंशन, एक विमीय निविड़ संरचना। विमाएं कितनी उपयोग में आ रही है, क्लियर है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 2D, एक्स वाई जेड कितना है, 3D। अगर तीनों काम किया इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या परमाणुओं को सजाएंगे तो ये क्या आता है, तीन प्रकार की निविड़ संरचना आई थी, पहली 1D, दूसरी 2D और तीसरी कौन सी आती है, 3D। अगर इसके बाद की बात करें अगर हम लोग तो चौथे पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम लोग यहां से देखें तो एक और इसके अंदर परिभाषा हमको देखने को मिलेगी, उप सह संयोजक संख्या। एक परिभाषा, उप सह संयोजक संख्या, ये किसे कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी निविड़ संरचना में केंद्रीय परमाणु को स्पर्शित करने वाले परमाणुओं की संख्या उसकी उप सह संयोजक संख्या को दर्शाती है। कैसे कि केंद्र में एक परमाणु दे रखा, उसको कितने परमाणु स्पर्शित कर रहे हैं, उससे कितने परमाणु टच हो रहे हैं, कितने परमाणु उसके आसपास में है जो उससे टच हो रहे, स्पर्शित हो रहे हैं। किसी निविड़ संरचना में, किसी निविड़ संरचना में
परमाणु, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु से स्पर्शित परमाणु की संख्या उसके उपसह संयोजक संख्या को दर्शाती है। जैसे हम लोगों ने बात करते हैं, मैं कोई रस्सी लाया, तो रस्सी मैंने 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, अगर हम लोग कोई रस्सी लेते हैं तो उसको कैसे लेते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, तो क्या होगी, हम लोग उसकी लंबाई नाप रहे हैं, मतलब हम लोग उसको किसमें ले रहे हैं, 1D, हम लोग किसमें ले रहे हैं, 1D। तो रस्सी किसका एग्जांपल आ गया, आपके 1D का। हम लोग मोटाई चौड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधे देख रहे हैं रस्सी कितनी लंबी लेनी है। सेकंड, आपने कोई प्लॉट खरीदा, आप प्लॉट खरीदे 40 बाई 60, 30 बाई 50, कोई जमीन खरीदी इतने बाई इतने की, इतने बाई इतने की, तो ये कैसे आता है, 2D, इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? यहां से देखते हैं, जैसे 40 बाई 60, मतलब कोई भी दो भुजाएं काम में लेना। कोई कपड़े का टुकड़ा लिया, आपने बोला इतना चौड़ा चाहिए, आपने बोला बोर्ड, आपने बोला 4 बाई 6 का इतना बड़ा बोर्ड चाहिए, तो क्या 2D है। घर की कोई फ्रेम लगवाई आपने बताई उसकी इतनी लंबाई चाहिए, तो वो उससे बराबर आती है। 3D, आपने बोला मेरे को एक कमरा बनवाना है, तो उसकी लेंथ भी देनी पड़ेगी, विड्थ भी देनी पड़ेगी और हाइट भी देनी पड़ेगी, अरे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देनी पड़ेगी, तब कहीं जाके कमरा बनेगा। ये इस तरीके से कुछ मान ली घनी संरचना बनी, तो आपको ये भी देना पड़ेगा, ये भी और ये भी, ये और ये तीनों चीजें देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, हम लोगों ने विमाओं में देखा था, और ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती है, 3D। तो परमाणु की व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कितने प्रकार की विमाएं होती हैं, निविड़ संरचनाएं 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक विमीय निविड़ संरचना जिसमें कोई भी एक विमा या एक अक्ष उपयोग में आया, 1D, द्विविमीय निविड़ संरचना 2D, त्रिविमीय निविड़ संरचना 3D, और उपसहसंयोजक संख्या क्या, किसी भी निविड़ संरचना में केंद्रीय परमाणु से कितने परमाणु स्पर्शित हो रहे हैं, किसी भी निविड़ संरचना में केंद्रीय परमाणु से कितने परमाणु स्पर्शित हो रहे हैं, उसकी क्या बताएंगे, उपसहसंयोजक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आप देखिएगा, आप इसको उतारिए, फटाफट इसको देखिएगा, क्लियर है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होता है अपना लिख के रखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको सॉल्व कर पाऊं उस डाउट को। उतारिए फटाफट, फिर हम लोग एक विमीय निविड़ संरचना की ओर चलते हैं। कंप्लीट भाई, आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है एक विमीय निविड़ संरचना। एक विमीय निविड़ संरचना, अगर इंग्लिश में बात करें इसको, तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकेट, 1D का 1D कहेंगे यदि मैं किसी क्रिस्टलीय जालक की संरचना करते समय तीनों अक्षों में से केवल एक अक्ष का उपयोग करो परमाणुओं को व्यवस्थित करने के लिए, तो मेरे प्राप्त संरचना जो बनती है वो कौन सी बनेगी, त्रिविमीय निविड़ संरचना। कैसे, यदि 3 अक्षों में से किसी एक अक्ष का उपयोग कर परमाणुओं को व्यवस्थित किया जाए, तो प्राप्त संरचना एक विमीय या फिर 1D संरचना कहलाती है।
तीनों में से कितना अक्ष काम में ले रहा हूं मैं? एक। कैसे? आपके पास x, y और z तीन अक्ष थे। मैंने क्या किया, या फिर तो मैं ये वाला अक्ष काम में लूं, तो मैंने कौन सा अक्ष काम में ले रखा है यहां पर? x। क्लियर है? x एक्सिस, या फिर मैं ये अक्ष काम में ले लूं y एक्सिस, या फिर ये वाला अक्ष काम में ले जाते हैं, क्या कहलाई? z एक्सिस। एक भी मैं काम में ले रहा हूं, या फिर तो x काम में ले रहा हूं, या फिर y काम में ले रहा हूं, या फिर क्या काम में ले रहा हूं? z। तो ये क्या कहलाती है? एक विमीय निविड़ संरचना। यदि मैं देखूं तो मेरे पास कितने परमाणु, अगर मैं परमाणु का यहां से देखता हूं तो ये मेरा केंद्रीय परमाणु ले लूं। अरे कोई भी केंद्रीय परमाणु ले लेते हैं, उससे स्पर्शित परमाणुओं की संख्या आपको क्या बताती है? उसकी उपसह संयोजक संख्या के बारे में बताती है। किसी भी केंद्रीय परमाणु से स्पर्शित परमाणुओं की संख्या उसकी उपसह संयोजक संख्या को प्रदर्शित करती है। ये मेरा सेंट्रल एटम, एक ये टच हो रहा है और ये तो उपसह संख्या कितनी? 2। अरे यहां से भी कोई भी ले लो, एक ये और एक ये, 2। यहां से भी इसको मान लें हम लोग, एक ये और एक ये, 1 और 2। तो क्योंकि केंद्रीय परमाणु से दो परमाणु आपके क्या होते हैं? स्पर्शित होते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका उपसर्जन संख्या कितनी आएगी? 2। चूंकि केंद्रीय परमाणु से दो परमाणु स्पर्शित है, अतः इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 2। तो यहां लिख सकते हैं उपसहसंयोजक संख्या कितनी है आपके इसमें? 2। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर मैं क्या करता हूं, इनके सेंटर्स को जोड़ता हूं, केंद्र को जोड़ू, उपसहसंयोजक संख्या के केंद्र को जोड़ू, तो मुझे एक रेखा मिल रही है सीधी। यहां भी हम लोग बात कर सकते हैं y एक्सिस में, और या फिर यहां बात कर सकते हैं z एक्सिस में। अगर मैं केंद्रीय परमाणु को, सारे के केंद्र को जोड़ू तो एक रेखा मिलेगी। तो चूंकि मुझे स्पर्शित या फिर उपसहसंयोजित परमाणुओं के केंद्र को संयोजित करने पर या फिर जोड़ने पर एक सीधी रेखा का निर्माण होता है, इसीलिए इस संरचना को रेखीय संरचना के नाम से भी जानते हैं। कैसे? चूंकि उपसहसंयोजित परमाणुओं को स्पर्शित करने पर एक सीधी रेखा का निर्माण होता है, अतः यह संरचना रेखीय संरचना भी कहलाती है। रेखीय संरचना भी कहलाती है। तो ये था मेरा 1D पूरा आप लोगों के सामने। क्या क्या हम लोगों ने पहले तो निविड़ संरचनाएं देखी कि कितने अक्षों का उपयोग करके हम लोग परमाणु को व्यवस्थित करते हैं, वो कहलाई आपकी निविड़ संरचना। अगर एक अक्ष का उपयोग हो रहा है तो 1D, 2 का काम होता है तो 2D, 3 का काम होता है तो 3D। फिर हम लोगों ने 1D को एक्सप्लेन किया कि यदि तीनों अक्षों में से किसी भी एक अक्ष का उपयोग करके अगर परमाणु को व्यवस्थित किया जाए तो संरचना 1D कहलाती है। यहां से हम लोगों ने 1D को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मैं x एक्सिस लूं, y लूं या फिर z लूं, तीनों में से कोई भी एक ले रहा हूं तो मेरे क्या कहलाई? 1D। अगर मैंने इसको और ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि कितने परमाणु केंद्रीय परमाणु से स्पर्शित हो रहे हैं? 2। यहां भी 2 और यहां भी कितने हो रहे हैं? 2। तो अगर दो परमाणु हर जगह दिख रहे हैं तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई? 2। चूंकि अगर मैं उपसहसंयोजक संख्या को केंद्र को स्पर्शित करके जोड़ के देखूं तो मुझे एक सीधी रेखा का निर्माण होगा, अतः क्योंकि आपके इसको सीधी रेखा मिल रही है इसीलिए इसको रेखीय संरचना भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये अभी बोर्ड में पूछा गया है, आरबीएससी 2018-19 की बात है कि वर्गीय समतल को वर्गीय समतल क्यों कहते हैं। या फिर आप क्या यहां पूछ लेंगे कि 1D को रेखीय संरचना क्यों कहते हैं, तो आपका इसका आंसर क्या जाएगा? क्या आपने यहां पर इस तरीके से समझिएगा, से उतार लीजिए, फिर हम लोग और देखते हैं।